हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, पार्ट वन जो था रोल ऑफ आरबीआई का, वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि कितने उसके रीजनल ऑफिस हैं, 4 उसके रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ थे। पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ थी? नासिक में थी, 1928 में एस्टेब्लिश हुई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, नाम क्या था उसका? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस था। उसके बाद दूसरी देबस में, फिर तीसरी और चौथी भी हमने देखा था किसने एस्टेब्लिश की थी। वो की थी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने 1996 में की थी। और ये बनी कब थी? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ये बनी थी 1995 में। तो ऐसे कुछ जो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे वो सब हमने पार्ट वन में कवर किया था। तो आज हमारा क्या है? आज हमारा है पार्ट टू। तो हमने छोड़ा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, हमने 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे उसमें, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ बचते थे, आज हम वो देखेंगे। तो ये हमने उस दिन पढ़ लिया था कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। एक बार फिर से मैं अब देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर कौन थी? केजी उदेशी थी। लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन थे? सर बेंगाल रामा राव थे, 7 ईयर्स था। शॉर्टेस्ट कौन थे? सर अमिताभ घोष थे। ये हमने उस दिन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है कि 1 सेकेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मनमोहन सिंह इज द ओनली आरबीआई गवर्नर हु हैज सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। सर आप सारे बोलते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मैं क्या करूं? ठीक है, मैं खुद भी क्या करूं, मैं पॉइंट आपको वही करवाऊंगा। वैसे तो मैंने सारे आपको पॉइंट कवर किए हैं इसमें, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब साथ साथ मैं ये भी बोलता चलूँगा कुछ की जो चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट मैं बोलता चलूँगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है। आपको आपकी नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर वाज अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस सेक्शन के अंडर जो है आरबीआई एक्ट 1934 के किस सेक्शन के अंडर आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो सेक्शन 8 ऑफ एक्ट 1934। नेक्स्ट है आरबीआई लोगो जो है वो कहाँ से डिज़ाइन हुआ, कहाँ से लिया गया? वो लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सील थी वहाँ से लिया गया था। एक्चुअली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सील थी उस पर टाइगर की जगह क्या था? उस पर लाइन था। ठीक है, और ट्री क्या था? ट्री जो था वो हमारा पाम ट्री ही था। तो हमने क्या किया, उसमें से ट्री वही रखा और लाइन की जगह क्या कर दिया हमने? टाइगर कर दिया। तो वो हमारा आरबीआई का लोगो हो गया। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा रुपी का डिज़ाइन है आजकल ऐसा है। ठीक है, तो वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं बता, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी नॉलेज के लिए। किसने डिज़ाइन किया था? ये आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया था, जिसका नाम था डी उदय कुमार। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन क्या है कि आरबीआई आल्सो सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान एंड बर्मा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या पता आपको ऐसे पूछ लें कि आरबीआई सर्व्ड एज अ सेंट्रल बैंक फॉर, नीचे ऑप्शन हो पाकिस्तान, बर्मा, इंडिया और ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग क्या करोगे? इंडिया लगा के आ जाओगे, लेकिन ये बर्मा एंड पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई जो है वो काम कर चुका है, सर्व कर चुका है। सर ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। अभी देखते हैं, ये देखो रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है बर्मा सीडेड फ्रॉम द इंडियन यूनिट बट द रिजर्व बैंक कंटिन्यू टू एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक फॉर बर्मा टिल जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ बर्मा। ये जो भी है इसको छोड़ो, अब ये नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन ये है रिजर्व बैंक कंटिन्यू टू एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक फॉर बर्मा, उसके लिए भी किया है उसने। और क्या है ये? व्हेन द स्टेट बैंक ऑफ आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द रिजर्व बैंक सर्व्ड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अप टू जून 1948। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। और यहीं पे देख लो आप लोग। ठीक है, जो मैंने आपको पहली में पढ़ाया था हिल्टन यंग कमीशन के बारे में, तो सारा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं ली जाएगी आगे पीछे से। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, और फाइनली एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, तो ये सारा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया, हर एक चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप शक मत करना। आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से उसको पढ़ना। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। ठीक है, फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या है? टू इशू करेंसी। अब करेंसी कौन इशू करता है? वो करता है आरबीआई। अब सर हमने पढ़ा है कि 1 रुपी नोट जो है वो नहीं इशू करता आरबीआई, बाकी करता है। वो हम लोग देखेंगे आगे कि कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है आरबीआई। सब चीज़ें मैं कवर करूंगा। आप जब पूरी वीडियो देख लोगे उसके बाद आप बोलना कि आपका कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, सारे पॉइंट कवर करूंगा। लेकिन एक
पॉइंट वाइज पॉइंट आपका चलेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो करेंसी कौन इशू करता है? हमारा आरबीआई इशू करता है। और क्या है इसका फंक्शन? टू रेगुलेट इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना भी किसका फंक्शन है? वो फंक्शन है आरबीआई का। नेक्स्ट आता है टू फार्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया कि मनी सप्लाई को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि अगर मनी सप्लाई कम ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम लोग आगे जब वो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा कवर करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ ये देखना है कि ये क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है ताकि आपका एक प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। आपकी जो मनी डिमांड है वो इक्वल टू मनी सप्लाई बनी रहे ताकि आपकी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन होने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है टू एक्ट एज रेगुलेशन, सॉरी, टू एक्ट एज रेगुलेशन एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया का रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना अगेन किसका काम है? आपका काम है आरबीआई का। अब ये इसका क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है? इसका क्वेश्चन बन सकता है, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। उसमें से या तो एक ट्रू होगा या तो 3 ट्रू होंगे या फिर एक गलत होगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि क्या उन्होंने पूछा है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करना या फॉर्मुलेट करना ये किसका फंक्शन है, ठीक है। 3-4 बैंक के नाम दे देंगे तो आपको वहाँ से आरबीआई को सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट है टू एक्ट एज बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक। इसका क्या मतलब हुआ? बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक का क्या मतलब होगा? देखो, अब जब हमको सपोज हमको किसी को मनी ट्रांसफ़र करनी होती है या किसी को पैसे देने होते हैं या किसी से लेने होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम बैंक के पास जाते हैं कि भाई हमको ये करना है, हमको ऐसा करना है। लेकिन अगर बैंक को ये चीज़ करनी हो कि बैंक को इंटर बैंक ट्रांजैक्शन करनी हो, बैंक से पैसा लेना है किसी ने, मतलब किसी बैंक ने किसी से पैसा ले रखा है, उसको देना है, लेना है, मतलब इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जो होंगी वो जब करनी होगी तो बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो वो करेगा, वो रेगुलेट करेगा, वो एक्ट करेगा बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, ठीक है। तो आरबीआई क्या एक्ट करता है? बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक। ये आपका डायरेक्टली पॉइंट पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक। तो वो कौन है? आरबीआई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन। नेक्स्ट है टू एक्ट एज बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टू एक्ट एज बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, टू एक्ट एज ए बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? ठीक है, तो मतलब ये कैसे कैसे एक्ट करता है? बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हमारे डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, रेलवे फंड के अकाउंट होते हैं, टेली कम्युनिकेशन के अकाउंट्स होते हैं, डिफेंस के होते हैं, ये सब इनकी पेमेंट जो है या फिर इनकी ट्रांजैक्शन जो है, जो भी है, वो सारा कौन मैनेज करता है? वो करता है सारा आरबीआई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले तो आपको ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मैनेजर ऑफ फॉरेक्स, ठीक है। अब सर फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, आपने तो फॉरेक्स बोला, तो फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी बोलते हैं, FOREX, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी बोलते हैं। फॉरेक्स है क्या? ये होता है इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन कंट्री करेंसी इनटू अनदर। मतलब कि एक जैसे आप सपोज आप लोग कहीं बाहर जाते हो इंडिया से, तो आपको क्या करना है? वहाँ पे करेंसी हो रहा है, इंडिया की हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है पहले। तो वही क्या है? हमारी फॉरेन एक्सचेंज है। उसका मैनेजर वो कौन एक्ट करता है? उसका मैनेजर एक्ट करता है आरबीआई, ठीक है। और जितने भी डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको भी कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी सारी स्कीम्स होती हैं, तो वो सारी कौन करता है, मैनेज करता है उसको? उसको करता है सारा आरबीआई, ठीक है। अब लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है? लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये हो गया, इसको आप लोग अगर शॉर्ट फॉर्म देखो तो इसको LORB बोलते हैं, ठीक है। तो आपका JKSS भी है, आपको किसी भी तरह से वो कंफ्यूज कर सकता है, आपको छोड़ेगा नहीं वो किसी भी तरीके से। तो हर एक पॉइंट जो भी बन सकता है वो हम लोग सारा कवर करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या करता है? सपोज कोई बैंक जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, ठीक है, वो कोलैप्स होने के रिस्क पे है, उसका हाई रिस्क है उसका कि वो कोलैप्स हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है? उसको लोन इशू करता है या लोन प्रोवाइड करता है उसको, ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, वो कोलैप्स ना हो। मतलब जो होती है ना लास्ट होप बंदे की, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि लास्ट होप जो है वो यही है। तो वैसे ही इसको लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब ये लास्ट होप जो है वो बैंक्स की, वो क्या है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या एक्ट करता है? लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब नेक्स्ट क्या है?
आरबीआई का फंक्शन नेक्स्ट क्या है, टू पार्टिसिपेट इन आईएमएफ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। अब आईएमएफ क्या है सर, आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें 190 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था, इसको बनाया गया था 1945 में। इसका है हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ आईएमएफ इज़ टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, उसको ये मैनेज करता है, और इसका मेन काम क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट करता है आईएमएफ में, या रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया का, वो कौन है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसके मेन फंक्शंस थे सारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करेंसी सिस्टम ऑफ आरबीआई, ठीक है। अब करेंसी सिस्टम ऑफ आरबीआई जो है वो किस पे बेस्ड है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि करेंसी सिस्टम ऑफ आरबीआई जो है वो किस पे बेस्ड है। वो बेस्ड है मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस पे, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे बेस्ड है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है कि मिनिमम आरबीआई जो है वो कितनी करेंसी एक टाइम पे जनरेट कर सकता है, वो कितनी कर सकता है, मिनिमम 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड होगा और 85 करोड़ जो होगा फॉरेन एक्सचेंज होगा। सॉरी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि करेंसी सिस्टम जो आरबीआई का है वो किस पे बेस्ड है, ठीक है। वो किस सिस्टम पे बेस्ड है, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे बेस्ड। और कितनी वो मिनिमम जनरेट कर सकता है, वो कर सकता है मिनिमम 200 करोड़। वो पूछ सकते हैं उसमें से कितना, चार ऑप्शन आ सकते हैं। एक में दे देंगे 100 गोल्ड होगा, और 100 जो होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज होगा। एक में 150 गोल्ड होगा, 50 फॉरेन एक्सचेंज होगा। ऐसे ही 115 गोल्ड और 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज वाला आपको सही ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट है आपका SPMCIL, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, मिंटिंग, यहाँ पे मिंटिंग कर देना। तो मिंट क्या होता है, मिंट होता है यहाँ पे कॉइन बनते हैं, ठीक है। मिंटिंग क्या होता है, यहाँ पे कॉइन बनते हैं। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल नोट्स, कॉइन्स, सिक्योरिटी पेपर्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटीज, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स एंड ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे किसके अंडर आते हैं, वो किसका काम है, वो सारा किसका काम है, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड यहाँ पे मिंटिंग होगा MINTING, ठीक है। तो ये सारा इसका काम है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, नोट्स, कॉइन्स जो है, तो उसकी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी SPMCIL की। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, अब जो आरबीआई एक्ट है उसका कुछ देख लेते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 क्या कहता है कि आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल नोट्स, सारे नोट्स के लिए, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। याद रखना है आपको, क्वेश्चन आपको एमसीक्यू डायरेक्टली यही पूछ सकते हैं। ऑल नोट्स इन इंडिया इज आर, ठीक है, आर साइंड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। सारे नोट्स जो होते हैं इंडिया में वो कौन साइन करता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कि अभी कौन है, ठीक है, शक्तिकांत दास है। पहले कौन से, उर्जित पटेल। जो आपके पास नोट्स हैं आप देख सकते हो उनमें 1 रुपी नोट के अलावा जितने भी नोट्स हैं उस पर साइन किसके होंगे, गवर्नर ऑफ आरबीआई के। और इन इंडिया द डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स इज अप टू 10,000, मतलब मैक्सिमम नोट 10,000 का हो सकता है नहीं लेकिन हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना हो सकता है नोट्स का, तो हो सकता है 10,000 का। 2 से लेके 10,000 तक जो हो सकता है उस पर किसके साइन होंगे, अगर होगा तो गवर्नर के। और जो 1 रुपये का नोट है उस पर किसके साइन होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के, ठीक है। याद रखना 1 रुपये पे किसके साइन होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वैसे उसको। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू कॉइनेज एक्ट 2011, तो ये क्या कहता है, द प्रोडक्शन ऑफ 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स इज अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। मतलब जो 1 रुपये नोट की प्रोडक्शन है और जो कॉइन्स की प्रोडक्शन है वो किसके अंडर है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। बाकी जो 2 रुपये से लेके 10,000 तक है वो किसके अंडर है, वो है अंडर आरबीआई के। बट ऑन द एनुअल ऑर्डर ऑफ आरबीआई, ऑर्डर इसको आरबीआई ही करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद उसको प्रोड्यूस कर देगा 1 रुपये नोट को या कॉइन्स को। ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर जो है वो आरबीआई ही देगा, लेकिन करेगा कौन, इसको है किसके अंडर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कौन करता है, उसमें पढ़ा था हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसको अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। वैसे ही ये कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, बट एडवाइस ऑफ आरबीआई। आरबीआई ऑर्डर देता है तभी वो उसको प्रोड्यूस करता है। और 1 रुपी नोट जो है उसको साइन कौन करता है, उसको साइन करता है फाइनेंस सेक्रेटरी।
और अगर पूछा जाए कि अभी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो वो है अजय भूषण पांडे। ठीक है, कौन है हमारे? अजय भूषण पांडे। तो ये चीज़ें जो होती है ना, जैसे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी इस समय कौन है, गवर्नर कौन है, ये आपको ऐसी चीज़ें आपको एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो अक्सर चेंज होती रहती हैं। तो ये आपको पहले पढ़नी होती है। और इस समय है कौन हमारे? इस समय हमारे अजय भूषण पांडे। हो सकता है जब एग्जाम हो तो तब चेंज हो गई हो, या कुछ भी चेंज हो, तो वो आपको देख लेना है उस हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा, आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये सब मेरी कलेक्शन है, मेरे को अच्छा लगता है कलेक्ट करना ये सब, तो मैंने रखे हैं ये। तो आप देख रहे हो, इस पे देखो, ये 1 रुपये नोट है, इस पे गवर्नर के साइन नहीं है, इस पे क्या लिखा है? फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है। ठीक है, 1 रुपये नोट पे। नेक्स्ट है आपका, अब कॉइन्स की बात करी तो कुछ कॉइन्स होते हैं जिसको बोलते हैं कॉमोरेटिव कॉइन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कॉमोरेटिव कॉइन्स, जो कि स्पेशल कॉइन्स बोलते हैं। जैसे देखो, 125 का होता है, 300 का होता है, 350 का होता है, 1000 रुपये का कॉइन भी होता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट निकालती है किसी की जो कि कोई मतलब स्पेशल इवेंट हो, या किसी को ऑनर करना हो। ठीक है, तो उस पर ये गवर्नमेंट निकालती है। जैसे 125 रुपीज़ कॉइन जो है वो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किस पे? 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन के। और 350 का कॉइन किया था गुरु गोविंद सिंह जयंती पे। 350 बर्थ एनिवर्सरी थी जब 2019 में, उन पे ये लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसकी जो है, तो ये 350 का है, तो फिर इसका जो है, इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है? अब इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ये कलेक्ट करना, मतलब जो उनका काम होता है, उनको अच्छा लगता है ये चीज़ कलेक्ट करना, तो क्या करते हैं, वो इस पर खरीदते हैं। उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो जाता है, जो आपकी चीज़ें बनती है, लाइक म्यूजियम बनते हैं आपके, जो भी चीज़ें बनती हैं वो उनमें इनका पैसा जाता है। तो हो सकता है आपको पूछेंगे कम्युलेटिव कॉइन्स क्या होते हैं, या फिर अगर नहीं भी पूछेंगे तो आपके नॉलेज के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि कम्युलेटिव कॉइन्स भी कुछ चीज़ होती है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये देखो, ये सारे मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, 3 का, 5 का, 20, 25, 50, ये सारे। ठीक है, अब इसमें क्या था, जैसे ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे क्या बना हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो बना हुआ है पीछे। तो ये भी क्या है, ज़रूरी नहीं है कि कम्युलेटिव कॉइन्स जो होंगे वो 350, 100, 200 ऐसे के ही होंगे। मतलब जो भी, जैसे ये पीछे बना है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? कम्युलेटिव कॉइन बोलेंगे। ये भी स्पेशल कॉइन है। कभी कभी आप देखते हो किसी कॉइन के 5 रुपये के पीछे वैष्णो देवी की वो बनी होती है, कभी किसी के पीछे कुछ बना होता है, तो वो सारे कम्युलेटिव कॉइन्स होते हैं, वो स्पेशल ओकेजन पे लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक, कि कॉइन साइज जो है वो डिक्रीज क्यों होता जा रहा है। ठीक है, आपको ये पूछ तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कॉइन साइज डिक्रीज क्यों होता जा रहा है। अब जो है, पहले क्या होता था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल वैल्यू जो है कॉइन की, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी फेस वैल्यू से। मतलब कि अगर 1 रुपये का कॉइन है, तो उस पर जो मेटल यूज़ हुई है वो 1 रुपये से कम होनी चाहिए। उसकी मेटल की वैल्यू 2 रुपये या 3 रुपये नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि उसकी कॉइन्स की तस्करी स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्मगलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी, कि उसको पिघला के, वो मेटल को पिघला के, अब मेटल का रेट 2 से 3 रुपये है, ऐसे उसका रेट 1 रुपये है, तो वो मेटल को पिघला के फिर उससे कुछ और प्रोडक्ट बना के बेचते हैं जिसका रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ था, इंडियन कॉइन्स को क्या किया था, स्मगल किया गया था बांग्लादेश में, और उसको ब्लेड और ज्वेलरी बनाने के काम उसको यूज़ किया जाता था। अब 1 रुपये के कॉइन से अगर आपके 4 ब्लेड या 5 ब्लेड बन जाते थे, तो मतलब एक ब्लेड अगर 2 रुपये का भी है, तो आपके 10 रुपये का हो गया, और इसका वैल्यू थी 1 रुपये। तो इसीलिए क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता गया, आपके मेटल साइज डिक्रीज होता गया। अब जो फेस वैल्यू होती है उसकी, वो क्या होती है, वो कम होती है किसकी, उससे, मतलब उसकी वैल्यू से। मेटल की वैल्यू जो होती है वो कम होती है फेस वैल्यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो यहाँ पे आपको अगर 10 रुपये का नोट ये दिख रहा होगा पुराना, तो इसमें क्या है, देखो, है ना गवर्नर के साइन। ठीक है, तो 10 बाकी सारे नोट्स पे गवर्नर के साइन होते हैं, सिर्फ 1 रुपये के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन में तो नहीं, एग्जाम में नहीं पूछ सकते, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 10 रुपीज़। हर एक नोट पे लिखा रहता है। जैसे ये 20 रुपये नोट है, तो इस पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू, सॉरी, यहाँ पे भी लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 20 रुपीज़। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिविल वार हो जाए, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाए कहीं, या वर्ल्ड वार हो जाए, या नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, तो आरबीआई आपको एश्योर करती है कि आपको उस 100 रुपये के बदले में उतनी ही चीज़ आपको आरबीआई प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर ये चीज़ उस पर नहीं लिखा हो, तो हमको विश्वास नहीं होगा कि अगर हमारे पास 100 रुपया है, इन एनी केस हमको उसके बदले में कुछ मिल सकता है या नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ। तो यही आपका था आरबीआई एक्ट
2019 जो उसका मेन रोल थे, फंक्शन थे उसके, कब वो एस्टेब्लिश हुआ, किसने एस्टेब्लिश किया, क्या कौन सी वो कमेटी थी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, हर एक चीज़ उसके लोगों के बारे में हर एक चीज़ हमने कवर की है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाहर कुछ नहीं है, आपको इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। तो ऐसी वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आ रही है, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, सारे पॉइंट जो है वो मैंने ऑफिशियल से लिया है, मैं साथ साथ में आपको दिखाता भी जाता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू।